दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन उसके पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से अपना ज़मीन जो है अपनी ज़मीन को तैयार करने में लग गए हैं। जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट होती है, समीकरणों का खेल शुरू हो जाता है। समीकरण की बात करें तो सबसे पहले जो समीकरण हल करने की बात होती है राजनीतिक गलियारों में, वो होता है जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण कई मुद्दों को लेकर तैयार किए जाते हैं, लेकिन अपने राज्य में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपना दमखम हमेशा दिखाने का प्रयास किए हैं। अगर हम बात करें 2009 की 10 की, तो उस समय भी ये कहानी जो है वो आपने देखा ही होगा। कई ऐसे लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कई दलित जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने अपना नेतृत्व केंद्र में भी समर्पित किया, उनके ऊपर कई तरह के दबाव देखे गए। चलिए आज इसी मसले पर हम बात करते हैं और आज का जो मुद्दा है हमारा, हम दलितों की बात करते हैं। क्योंकि दलित कहा जा रहा है कि 16% दलित जो आबादी है हमारे राज्य में है, यानी बिहार में है। अब इन 16% आबादी के लिए जो कद्दावर नेता है, यानी दलितों का वाकई में अपने राज्य में नेतृत्वकर्ता कौन है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इस मसले पर हम बात करने के लिए पहुँचे। हमारे साथ आज रामबली चंद्रवंशी सर हैं, यानी कहें कि प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी सर हैं, और ये आरजेडी के नेता भी हैं। इन्हीं से आज बात करते हैं कि वाकई में दलितों का नेता जो है अपने राज्य में वो है कौन। सब लोग दंभ भर रहे हैं। इधर मांझी भी कहते हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, वो भी कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। इधर रामविलास पासवान जी के खेमे से बात करें तो चिराग पासवान भी जो है अपना जोर लगाए हुए हैं कि वो दलितों के नेता हैं। कई पार्टियां जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दलित के खेमे से तैयार कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। अब ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, वाकई में नेतृत्व कौन करेगा दलितों का। देखिए, दलित के नेता के कन्फ्यूज़न इस बात पर निर्भर करता है कि दलित के मुद्दे पर जो खरा उतरता है उस कसौटी पर वही दलितों का सबसे बड़ा नेता होगा। आज भारत की समस्या क्या है? आज भारत जिस चौराहे पर खड़ा है उस चौराहे पर समझिए कि आरएसएस की शताब्दी वर्ष होने जा रही है। शताब्दी वर्ष का मतलब 100 साल। आरएसएस 1925 में बनी थी और आज 2024-23 में हम हैं। एक साल के बाद उसका शताब्दी वर्ष पूरा हो जाएगा। तो शताब्दी वर्ष में जिस समय आरएसएस बनी थी उस समय आरएसएस की क्या संकल्पना थी? उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना, और इसी का नतीजा था कि 1949 में जब संविधान पहली बार अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके ठीक 4 दिन बाद आरएसएस के जो प्रमुख थे उस समय का, जो उनका पत्र था ऑर्गेनाइजर, उसमें संपादकीय में उन्होंने गोलवरकर ने लिखा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए मैं भारत के संविधान को आरएसएस नहीं मानती, बल्कि आरएसएस वह भारत के सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक जो मनुस्मृति है उसको मानती है। यानी 4 दिन बाद ही आरएसएस की अपनी भावना से अवगत करा दिया था भारत के लोगों को, लेकिन बावजूद उसके आज तक चली आ रही है बातें। तो आज तो हम कह सकते हैं कि आरएसएस का स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल इस मामले में कि आज भारतीय जनता पार्टी उसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है या उसका ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन या जो कहें उसको, तो उसके पीछे बेचारी के इनपुट देने का काम करती है आरएसएस। आरएसएस आज 100 वर्षों में काफ़ी मैच्योर हो गया है और भाजपा की स्वर्णिम काल है भारत में। कई स्टेटों में उसके अपनी सरकारें हैं, भारत में भी सरकारें हैं, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारत में आज भारतीय जनता पार्टी है। तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को तो साकार करने का उसका कल्पना ज़रूर होगा, और उस कल्पना को साकार करने का अग्नि परीक्षा है 2024 का लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव जो है भारत में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एन केन प्रकारेण सत्ता में आएँ, लेकिन दिल्ली की रास्ता जो है वह बिहार से होकर गुजरती है। यानी बिहार में
बहुत बड़ा ताकत लगाने की ज़रूरत है। बिहार के पास वो ताकत है कि चाहे तो दिल्ली की रास्ता रोक सकती है और चाहे तो दिल्ली की रास्ता आसान हो सकती है। आज इसीलिए बिहार जो है आज प्रयोग की बैटल भूमि बना हुआ है, रण क्षेत्र बना हुआ है और इसमें तरह तरह के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। इस बात की आपने जो चर्चा किया कि दलित के कौन बड़े नेता, तो आप इसके थोड़ा सा और पहले 1990 के काल में याद कीजिए कि उस समय मंडल कमीशन का दौर था। मंडल और कमंडल का दोनों का दौर था उस समय, और मंडल और वर्सेज कमंडल था। तब मंडल के साथ कौन कौन शक्तियां खड़ी हुई थी? सिर्फ मंडल तो एक कहने के लिए पिछड़े वर्गों की आरक्षण की लड़ाई थी या और उसके विकास के कई मुद्दे थे अनुशंसाओं में, लेकिन बात सिर्फ पिछड़े वर्गों तक नहीं सीमित थी। वह बात थी कि अम्बेडकर के जो संविधान था, जिन्होंने बहुजनों की लड़ाई के लिए एक हथियार दिया था, उस हथियार के रूप में भारत के संविधान वर्सेज मनुस्मृति कमंडल का नेतृत्व कर रहा था मनुस्मृति, और इधर अम्बेडकर के संविधान नेतृत्व कर रहा था मंडल का। तो मंडल रूपी जो माहौल बना, उसके पीछे शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब्स भी और ओबीसी और अल्पसंख्यक सारे लोग खड़े थे। खड़े रहने का मतलब क्या था? खड़े रहने का मतलब था कि भारत के संविधान के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ इन लोगों ने एकता दिखाया। जबकि मंडल कमीशन तो पिछड़ों वर्गों की बात थी, लेकिन आज दलित रामविलास पासवान का जितना कंट्रीब्यूशन था उस समय मंडल कमीशन में, किसी पिछड़े वर्ग के नेताओं से कम नहीं था, ज़्यादा था। उनकी उस समय घरें जलाई गई थी दिल्ली के अंदर। तो इसलिए कह सकते हैं कि दलित और पिछड़ा और शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी और मुसलमान सब लोग मिल करके अम्बेडकर के संविधान के साथ खड़े हुए। नतीजा क्या हुआ उस समय कि वह मंडल की जीत हुई और कमंडल की हार हुई। ठीक उसी तरह की पुनरावृत्ति 2024 में आज है सामने खड़ा है। अब 2024 आने वाला समय बताएगा कि भारत के संविधान अम्बेडकर के लोग जीतते हैं कि वह कमंडल के रूपी जो अपने राज्य में तो सर ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है कि आखिर में, ठीक है, मंडल कमीशन की बात तो हमेशा से हुई ही है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी बहुत किया है अपने दलित और दलित वर्गों के लिए। उनका नाम भी लोग लेते हैं, कहते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि एक तरफ उन्हीं के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान और दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, इन दोनों में से दलितों के लिए कौन बड़े नेता साबित हो सकते हैं? इसमें उदाहरण जो है सर हम आपको बताना चाहेंगे कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त रामविलास पासवान जी राजद के साथ गठबंधन में थे और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में ही चुनाव लड़ा भी था, और क्रमशः जो कहा जाए कि 41% और 31% जो मत हैं दलितों के, वो इनको प्राप्त हुआ था। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, दलितों का बड़ा नेता तय करने के लिए परिस्थितियां और मुद्दे तय करते हैं। और अगर आज कहें तो दलितों के सबसे बड़े आइकॉन कौन हैं? अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दलितों के अंदर या पिछड़ों के अंदर या किसी भी संविधान मानने वाले लोगों के अंदर कहीं कोई डिबेट नहीं होता। हम स्पेशली कह रहे हैं दलितों के अंदर। तो दलितों के सबसे बड़े आइकॉन जो है, मैं पिछड़ों को भी मानता हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन दलितों के सबसे बड़े आइकॉन है अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर जो व्यक्ति जितना अधिक चलेगा उतना ही बड़ा दलितों का हितैषी होगा, दलितों का नेता होगा। तो अब समय और परिस्थिति को देखना है कि चिराग पासवान जी अम्बेडकर के रास्ते पर अधिक चलते हैं कि मांझी जी चलते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति चलते हैं। तो जो व्यक्ति चलेंगे उस रास्ते पर वही दलितों के सबसे बड़े नेता होंगे। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि दलित वर्ग से दो नेता होते हुए भी अगर कोई अंबेडकर के सिद्धांत को आत्मसात करके उस पर अमल करता है तो इन दोनों को पछाड़ के वो आगे निकल सकता है। निश्चित रूप से अंबेडकर जब सबसे बड़े आइकॉन हैं दलितों के, तो अंबेडकर के बताए मार्ग पर, यानी अंबेडकर का मार्ग क्या है? संविधान। तो संविधान के रास्ते पर भारत के जो संविधान है, अभी क्या लड़ाई चल रहा है? लड़ाई भारत की संविधान माने अम्बेडकर की संविधान वर्सेज मनुस्मृति। अगर संविधान खतरे में होगी या हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना लोग कर रहे हैं, आरएसएस या और बाकी लोग, भाजपा के लोग, तो जब हिंदू राष्ट्र होगी इसका मतलब कि अम्बेडकर के संविधान पर खतरा उत्पन्न होगी। तो अम्बेडकर के संविधान पर खतरा उत्पन्न होगी तो दलितों के नेता जब उस साइड में खड़ा होंगे, ये तो लड़ाई आमने सामने होगी, महाभारत की तरह होगी। एक तरफ न्याय का, एक तरफ अन्याय का।
तो न्याय वाले के साथ संविधान है भारत के, जिस पर आज हम चल रहे हैं 70, 72, 75 वर्षों से। तो हम संविधान के साथ जो खड़ा होगा न्याय के साथ, वही दलितों का सबसे बड़ा नेता होगा। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी, और एकदम स्पष्ट बातें हुई, और जो नीतिगत बातें हैं उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दलित जो है वो अंबेडकर को आइकॉन मानते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर को आइकन मानने वाले अगर चिराग पासवान जी हो, यानी पासवान जी के तरफ से कोई इस तरह की बात आती है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हो, तभी इन दोनों में से कोई एक दलितों के महानायक हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों ने अंबेडकर के संविधान को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश की, सिर्फ जुमलेबाजी की संकल्पना रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर बाजी कोई और मार सकता है। यानी कोई भी दल, कोई भी पार्टी अंबेडकर को जब तक आत्मसात नहीं करेगा, 16% जो दलितों की आबादी है उनके खेमे से वंचित हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ और बातें निकल के सामने आता है। हम और भी दलों से बात करने का प्रयास करेंगे इस मसले पर, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।